हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेगेड मॉडल वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स के रिगार्डिंग जिससे हम लोगों का ऑल सीड चचा भी डरता था। आखिर क्यों, आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और तो और कौन है वो दोनों, इस बारे में भी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वालिन हम लोग का एंटर कर चुका था टाइड एबिस के अंदर मैन। वहां पर जाने के बाद फाइनली जोई के लोकेशन को ढूंढ लेता है और तो और एक तगड़ा फाइट देता है लिंक त्यानो के डिवाइन सेंस को, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो आराम से मर भी जाता। लेकिन फाइनली उसने यहाँ पे जोई को छुड़ा दिया। छुड़ाने के साथ ही ये वीडियो एंड हो गया था। तो अब आगे जोई ने जैसे उस फॉर्मेशन को तोड़ा तो वो यहाँ पर रिया होते ही कहता है, लिंक यानो तुमने मुझे कई सौ सालों से यहाँ पर कैद कर रखा है। अगर मेरा हार्ट डेड नहीं हुआ होता तो तुम मुझे यहाँ पर सील तक नहीं कर पाते। मैं रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड का स्पिरिट हूँ। जब तक हेवेंस एंड अर्थ रहेंगे तब तक मेरी जिंदगी रहेगी। एंड मेरी पावर्स डायरेक्टली 4 ग्रेट स्वॉर्ड इंटेंट से आती है जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें सील तो नहीं करने दूंगा। इतने 100 सालों के बीच में मेरा हार्ट डेड था जिस वजह से ये सारी के सारी इनहेरिटेंस को तुम ऑब्टेन कर पा रहे थे। लेकिन अगर एक बार फिर से हम लोगों के बीच मुलाकात हुई तो मेरी कल्टीवेशन उतनी नहीं रहेगी जितनी मेरी पहले थी। और ऐसा कहते ही जोई वहां से निकलता है और वो जो क्रैक था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होते ही उस क्रैक के अंदर से एक उड़ता हुआ स्वॉर्ड बाहर आता है एंड उसके साथ ही एक कल्टीवेटर जो कि हम लोग का वालिन था। एंड वो जो स्वॉर्ड था उसके अंदर से हम लोग का जोई बाहर आता है। जोई बिल्कुल पहले के जैसे ही था, उसके कोई भी लुक्स के अंदर में थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं आए थे। वो जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर उसने उस पगोडा को वालिन की तरफ में बढ़ाते हुए बोला कि तुम इसका ध्यान रखना। इसके साथ ही उसने वालिन की तरफ में जब देखा तो वो फील कर पाता है कि वालिन की कल्टीवेशन एसिडेंट लेवल पर जा चुकी है, जिस वजह से उसने यहाँ पे कंग्रेचुलेट किया। तो वालिन इस चीज़ को वहाँ पे नकारते हुए कहता है कि ये सब आपकी ही बदौलत हुई है, क्योंकि आपने जब मुझे एसिडेंट क्रिस्टल दिया उसी की मदद से मैं आज एसिडेंट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जोई बोलते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा थैंकफुल होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली में रिवॉर्ड नहीं था बल्कि तुम्हारे लिए एक ट्रेड था। तुम पगोडा का ध्यान रख रहे थे, इसके बदले मैंने तुम्हें वो एसिडेंट क्रिस्टल दे रखा था। इसके साथ ही जोई ने यहाँ पर पूछा कि पगोडा के अंदर में 2 सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थे, तो क्या तुम्हारे पास में वो दूसरा वाला अभी भी है? तो इस बात को सुनकर वालिन ने वहाँ पे सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल दिया, इंक्लूडिंग उसके अंदर से ज़ू भी हम लोग का बाहर आया था। जोई को हम लोग सभी के सभी स्वॉर्ड स्पिरिट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कह सकते हैं। मतलब समझ लो कि मास्टर्स ऑफ ऑल द स्पिरिट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे शूली यूज की पावर्स को वहाँ पे महसूस कर पाता है। एंड वो जैसे यहाँ पे बाहर आया था वो थोड़ा सा घबराएगा एंड अप्रेसिंग और उसे फील हो रही थी। जिसके बाद उसने यहाँ पे घबराते हुए जोई की तरफ में देख के बोला कि एल्डर या फिर सीनियर, मैं कभी भी इसका स्वॉर्ड स्पिरिट बनना नहीं चाहता था। इस आदमी ने मुझे जोर जबरदस्ती बना के रखा है। एंड इस दौरान वालिन की तरफ में थोड़ा सा गुस्से भरी नजरों से देखता है, जिसके बाद शूली वो वहाँ पे ठंडा पड़ गया। इनकी इन बातों को सुनकर वहाँ पे जोई हल्का सा हंसता है। उसने हंसते हुए बोला कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट उतना पावरफुल तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। वालिन, मैं तुम्हें अपनी सारी के सारी स्पेल्स को ट्रांसफर तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इस स्वॉर्ड स्पिरिट को एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट दे दूंगा, जिसकी वजह से इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड ये पूरी तरीके से जब कम्प्लीटली ग्रो हो जाएगा तब वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। एंड अभी तक हम लोग को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि शू लीगो सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पूरी पावर्स को अनलीश नहीं कर पाता क्योंकि वो वीक है। शू लीगो ने जब सुना इस एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में तब वो यहाँ पे इसके बारे में जोई से पूछता है। तो जोई ने बोला कि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस तुम इसे फील करो, तुम समझने लगोगे। जिसके बाद जोई ने जैसे उसके हाथ को पकड़कर अपनी बॉडी के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना शुरू किया तब वहाँ पे शू लीगो की आंखें ग्लो करना शुरू हो जाती है, हल्की से गोल्डन टाइप की। यहाँ पर जोई ने शायद से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर में ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि अगर खुद की इनहेरिटेंस को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर करो तो वो उस कल्टीवेटर के लिए थोड़ी सी डैमेजिंग हो सकती है, जिस वजह से जोई भी यहाँ पे डैमेज महसूस करता है। लेकिन जोई इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि जिस तरीके से वालिन ने जान के जोखिम लगाकर उसे बचाने के लिए लिया एंड इतने सालों से वो तिंगर का ध्यान भी रख रहा है, जिस वजह से वो इतना तो कर ही सकता है। जिस वजह से उसने जितना का जितना इन्फॉर्मेशन हो सके शू लीगो के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद ही जैसे ही शू लीगो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था तब उसे मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जो नैसन सोल की बॉडी है वो उसकी बॉडी से अलग हो रही है। जब वो नैसन सोल का कल्टीवेटर था तब उस दौरान ऐसी फीलिंग्स आती थी एंड अभी इतने सालों बाद वो इस चीज़ को फील कर पा रहा था। जैसे ही जोई ने उसका हाथ छोड़ा तो वो वापस से नॉर्मल हो जाता है एंड शायद से वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड में भी चला गया। तो यहाँ पर जोई ने वालिन से बोला कि तुम्हारा ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो अच्छा तो है लेकिन ये रेबेलियस इन नेचर है, मतलब ये कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। इंक्लूडिंग यहाँ पे जोई ने ये भी बोला कि उतनी चिंता करने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसके अंदर में एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट को ट्रांसफ़र किया उसके साथ ही मैंने उसके अंदर में एक इम्प्रिंट को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से अगर ये तुम्हें कभी भी धोखा देने का ट्राई करता है तो इसकी बॉडी के ऊपर में भारी बैकलैश महसूस होगा, जिस वजह से फिलहाल तुम निश्चिंत रह सकते हो।
इसके साथ ही यहाँ पर वालिन फिर से उन्हें थैंक यू बोलता है एंड वो सोचता है कि किस तरीके से जोई ने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की है, क्योंकि पिछली बार भी एक पावरफुल सोल ट्रांसफॉर्मेशन को उसका पपेट बना दिया, यानी कि हम लोग का सुनताई वैसे कल्टिवेटर्स तक को अगर वालिन के अधीन कर देता है, मतलब जोई काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए। एंड इसके मन में एक एडमिरेशन टाइप की आ रही थी। जिसके बाद ही यहाँ पे जोई उनकी इन बातों को सुन के बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी मदद करो तिंगर को वापस से जिंदा करने में, क्योंकि अगर तिंगर एक बार फिर से जिंदा हो गई तो ये जो इनहेरिटेंस है मेरे लिए सिर्फ वेस्ट बन के रह जाएगा, इसीलिए मैंने इसे दे दिया। जिसके साथ ही जोई ने यहाँ पे वालिन को बोला कि तुम बस मेरे लिए एक काम कर दो, तिंगर के फादर को ढूंढ के ला दो। जिसके बाद ही यहाँ पर जोई ने ज़्यादा कुछ नहीं किया और वो जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड था उसको अपनी तरफ में खींच लेता है। खींचने के बाद उसके ऊपर में एक हल्का सा स्लैप मारा, जिसकी वजह से उसके अंदर में वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है एंड उससे एक साउंड निकला। जिसके बाद ही जोई हम लोग को नजर आता है कि वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ एंड उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया वापस से रिकवर होने में। इस चीज़ को देखकर वालिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि आखिर जोई ने यहाँ पर किया क्या, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अभी अभी हम लोगों को पता चला कि जोई ने ये जो स्लैप मारा इसकी मदद से यहाँ पे ये जो 4 रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थे उनमें से अब सिर्फ 3 ही बच गया है। मतलब ये जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड वालिन के पास में है ये उनसे अलग हो चुका है। एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। पहले के टाइम पर ये जो चारों सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थे इनका जो ओनर है वो एक्चुअली में वो स्वॉर्ड स्पिरिट होगा, यानी कि हम लोग का फिलहाल जो जोई है वही रहेगा। जब तक जोई नहीं रहेगा तब तक कोई भी कल्टिवेटर्स को टेम्पररीली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर जोई एक बार वापस आ जाता है यानी कि वो स्वॉर्ड स्पिरिट, तो वो वापस से चारों के चारों सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स के ऊपर में कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जोई ने अभी ये जो स्लैप मारा इसकी मदद से वहां पे सिर्फ 3 ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स बच गए। मतलब इसका जो कंट्रोल है पूरी तरीके से वालिन के पास जा चुका है। अब वालिन से इसे कोई ले भी नहीं सकता। अगर बाई चांस यहाँ पे कभी भी अगर दूसरा स्वॉर्ड स्पिरिट क्रिएट हो जाता और वो जोई को रिप्लेस कर देता है एंड उससे एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट मिल जाती, तो ये चारों सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स के साथ में वालिन वाले सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी वो कंट्रोल कर पाता है। लेकिन अभी जोई ने जो किया उस वजह से उसका कंट्रोल पूरी तरीके से हट गया एंड मामला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अगर वहाँ पे कोई स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं रहता और वहाँ पे वो व्हाइट रोब वाली लड़की यानी कि हम लोग की किंग शिवान तिंगर जो भी है वो अगर पूरी तरीके से होश में आ जाती, तो वो इन चारों स्वॉर्ड्स को वापस से कंट्रोल कर पाती है। जिसके साथ ही वो दूसरे स्वॉर्ड स्पिरिट को भी यहाँ पे क्रिएट कर देती है एंड वो भी इन चारों सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स पर कर पाता, लेकिन अब नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जोई की वजह से। इस चीज को देख के वालिन इसीलिए यहाँ पे इतना ज्यादा चौंक गया। और मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता। जोई ने इसके साथ ही शू लियुए के लिए एक रास्ता खोल दिया, जिसकी वजह से वो इन फ्यूचर चल के काफी पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट बन सकता है। एंड इस चीज को देख के वालिन यहाँ पे इतना ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये चीज इतनी आसानी से किसी को मिलती नहीं है। जब पास्ट के दौरान में सेलेस्टियल टीम था तब अगर कोई भी सेलेस्टियल लॉर्ड बन जाता है तब जाकर उसे मौका मिलता है इस तरीके के सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स को ऑब्टेन करने का एंड एक स्वॉर्ड स्पिरिट को उस लेवल तक पहुंचा देने की जिसकी पावर्स के बारे में अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इसके साथ ही जोई यहाँ पर बताता है कि मैं अच्छी तरीके से फील कर पा रहा हूँ लास्ट जनरेशन रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्पिरिट को, जो कि इसी टाइड एबस के बिल्कुल बॉटम की तरफ में है, और ये मेरा तीसरा गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। एंड ऐसा कहते ही वो एक तरफ में जाने लगता है। जिसके साथ ही वालिन ने भी जल्द से जल्द सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अंदर रखा एंड उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग इसी टाइड एबस के बिल्कुल बॉटम की तरफ में पहुंचे तो उन लोगों को एक बड़ा सा होल नजर आता है, जिसके अंदर में सक्शन फोर्स था। मतलब वो सभी चीजों को अपनी तरफ में खींच रहा था। वालिन इस चीज को देख के वो वहाँ पे काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो जो टाइड एबस, मतलब वो जो टाइड बाहर की तरफ में क्रिएट हुआ था, वो एक्चुअली में इसी सक्शन फोर्स की वजह से हुआ था। एंड वालिन बस सोचता है कि 5000 सालों के बीच ही इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक स्पिरिट लैंड के ट्रेजर्स को ही नहीं बल्कि इसके बाहर के भी ट्रेजर्स को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर पाती है। वो बस सोचता है कि आखिर ये किस तरीके का स्पेल है और जिसने भी इसे क्रिएट किया होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इनफैक्ट उसकी नज़रों में ऑल सीड भी इस तरीके की स्पेल्स को क्रिएट नहीं कर पाते। तो उसने बस एक टाइम के लिए सोचा कि ऑल सीड ने जिसके बारे में बताया था कि जो कल्टिवेटर थर्ड स्टेप के अंदर में एंटर कर चुका है, क्या ये वही तो नहीं। इसके साथ ही जब जोई के मुंह से उसने सुना कि ये लास्ट जनरेशन है रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड का, तो वो अपने मन में सोचता है कहीं ये वेल्थ तो नहीं होगा। इसके साथ ही जैसे वो उस जगह पे पहुंचता है तो वो सेक्शन फोर्स को देख के उसकी बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से एक लड़की आवाज में बोलती है कि इसके अंदर चले जाओ। और ये लड़की ऑफकोर्स हम लोग की याओ शीशु बिल्कुल नहीं थी। जिसके बाद ही वालिन जब अपने डिवाइन सेंस को वापस से बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में भेजता है तब वो वहाँ पे महसूस कर पाता है कि ये औरत याओ शीशु नहीं बल्कि एक्चुअली में वो जो एंशिएंट स्क्रोल सुजागु प्लैनेट के ऊपर में नजर आता है जिसने मेजी के साथ में फाइट में हेल्प की थी, याद आ गया होगा, इसी की मैसेज थी। तो यहाँ पर वालिन ने अपने भी डिवाइन सेंस को भेजकर बोला क्या मैं इसके अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर वो फिर से रिप्लाई करती है गो डाउन देयर। लेकिन वालिन जब उस पेट के अंदर में झांकता है तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है कि पता नहीं इसके अंदर में क्या है, इसकी गहराइयों के अंदर में। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे जोई दूसरी तरफ में जाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे जोई ने बोला कि उसके अंदर में बिल्कुल भी झांकना एंड चुपचाप मेरे साथ उड़ते रहो। यहाँ पे जोई ने बताया कि इसके अंदर में कुछ ऐसी मिस्टीरियस पावर्स है जिस वजह से किसी की भी माइंड को ये कंट्रोल कर सकती है एंड एक बार किसी का भी माइंड अगर वीक निकला तो वो इसके अंदर पक्का गिर जाएगा।
इसके साथ ही वो दोनों ट्रैवल करते हुए थोड़ी और आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी पर्पल मिस्ट नज़र आने लगी एंड ये एक्चुअली में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि वो जो सक्शन फोर्स था वो सभी चीज़ों को तो अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन इस पर्पल मिस्ट को बिल्कुल भी नहीं। एंड वाली जब इसके अंदर में खुद की डिवाइन सेंस को भी भेजता है तो वो 30 फीट से आगे जा ही नहीं पाती और अगर बाई चांस वो भेजने का भी ट्राई करे तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, जिस वजह से वालिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा था। लेकिन इसी दौरान जोई ने बोला कि इससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अगर तुम जाते हो तो शायद से ये तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसको अफेक्ट कर सके, मतलब तुम्हें नुकसान हो सकता है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है। मतलब सोच लो एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स को इस मिस्ट के अंदर में अगर खतरा है तो कौन सा खतरा ये होगा। यहाँ पर जोई ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा बल्कि अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को वालिन की तरफ में भेजा एंड बोलता है इसके ऊपर में चढ़ जाओ। चढ़ने के बाद ही उसने बोला कि खुद के माइंड को फोकस रखना एंड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करके अपने साथ में इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पूरी तरीके से कनेक्ट कर लो। जिसके बाद ही जोई उसको काफ़ी तेज़ी से धक्का मारना शुरू कर देता है खुद की पावर्स की मदद से। वो दोनों जैसे इसके अंदर में एंटर किए तो जोई ने अपनी डिवाइन सेंस, एक्चुअली में उसके पास में डिवाइंस नहीं है बल्कि उसकी स्वॉर्ड इंटेंट है, उसकी मदद से दो वॉल्स को क्रिएट कर दिया जिस वजह से वो जो फॉग है ना वो एक्चुअली में दो तरफ में ऑलरेडी दबा हुआ था एंड बाई चांस अगर कोई उसके अंदर से थोड़ा सा भी बाहर की तरफ में आता वालिन की तरफ तो वो जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है उसकी ऑरा की वजह से वो वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता, जिस वजह से इन लोगों को उसके अंदर में ट्रैवल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एंड मैं बताता हूँ कि टाइम क्यों नहीं लगता। एक्चुअली में जोई की स्पीड इतनी ज़्यादा थी लिटरली कि वालिन खुद की बॉडी को कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा था एक्सीडेंट लेवल पर होने के बावजूद भी। वालिन वहाँ पर सोचता है कि अगर ये एक तरीके का टेलीपोर्टेशन होता तो वालिन को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन को टच कर दे रही है। मतलब जोई अलग लेवल लौंडा है। इसके बाद ही जोई यहाँ पर बोलता है कि मैं उस लास्ट जनरेशन के स्वॉर्ड की ऑरा को यहाँ पे महसूस कर पा रहा, तो तुम काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ को पकड़ लो क्योंकि स्पीड अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड वाली को इसके बाद ही यहाँ पे टेलीपोर्टेशन वाली फीलिंग आने लगी। इसके बाद ही वहाँ पर वालिन और जोई दोनों को एक बड़ा सा गोल्डन स्वॉर्ड नजर आने लगा। एक्चुअली में ये वही स्वॉर्ड था, लेकिन यहाँ पे वो जो सक्शन फोर्स है इसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये दोनों जैसे ही उसके पास में पहुँचते हैं तो वो एक जगह पटका हुआ है जिस वजह से इन दोनों ने उसको निकालने का ट्राई किया एंड सक्सेसफुली निकाल भी लेते हैं। लेकिन वो जो नीचे की तरफ में बॉटम पिट है उसके अंदर में वो जो सक्शन फोर्स है इन दोनों की वजह से वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ में जाने लगता है, जिस वजह से वालिन ने उस स्वॉर्ड को तो पकड़ा हुआ था लेकिन वो इतना ज़्यादा नीचे की तरफ में खींच रहा था कि वालिन उसको वापस ऊपर की तरफ में नहीं खींच पाता। इसी दौरान जोई नीचे की तरफ में गया एंड उस सक्शन फोर्स को थोड़ा सा स्लो करने का ट्राई किया एंड इस दौरान वालिन उसे ऊपर की तरफ में अभी भी खींचने का ट्राई कर रहा है, लेकिन स्टिल वो जो सक्शन फोर्स थी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वालिन को यहाँ पर खुद का अंडरवर्ल्ड रिवर को निकालना पड़ता है, जिसके बाद ही उस रिवर ने पूरी तरीके से वालिन को वहाँ पे कवर कर लिया, जिस वजह से वो जो सक्शन फोर्स था वो थोड़ा तो कम हो जाता है लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा था कि वालिन ने जैसे उसे थोड़ा अपनी तरफ में खींचा तो वो अभी भी नीचे की तरफ में जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ उस सक्शन फोर्स की वजह से चीज़ नहीं होता, क्योंकि जब वो सक्शन फोर्स वहाँ से हटा तब वहाँ पर वो जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है उसकी वेट इतनी ज़्यादा थी कि वालिन एसिडेंट लेवल की कल्टीवेशन के साथ भी उस स्वॉर्ड को नहीं उठा पा रहा है एंड उसको मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका वो जो हाथ जिसने उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है वो वहाँ से उखड़ के नीचे चला जाएगा। लेकिन इसी दौरान जोई से हेल्प करने के लिए आ जाता है। जोई ने नीचे की तरफ से अपनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को भेजा, जिस वजह से किस्मत से वो जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड था ऊपर की तरफ में जाने लगा। लेकिन इन सभी मामलों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेशर स्वॉर्ड के ऊपर में पड़ता है कि उसके ऊपर में जो हीरे जवाहरात वगैरह लगे हुए थे वो पूरी तरीके से टूट गए और उन सक्शन फोर्स के अंदर में चले आते हैं। इसके बाद ही वो स्वॉर्ड जब पूरी तरीके से वालिन के हाथों में आ चुका था तब वहाँ पर वालिन उस चीज़ को फील कर पाता है। इसके ऊपर में लिखा हुआ है वेल्थ, जिसके साथ ही वालिन के अंदर में एक अलग टाइप की होती है ना एक्साइटमेंट आने लगी, लेकिन उसने उस सभी चीज़ों को कंट्रोल में किया और वापस से उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में रख देता है। इसके बाद ये लोग उसके अंदर से एग्जिट लेने लगे तो जोई को उसने बताया कि फायर डेमन सिटी की तरफ में इसका एग्जिट है, जिस वजह से हम लोग वहीं से जा सकते हैं। इसके बाद वो लोग उसके अंदर में ट्रैवल करने लगे। वहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑरा सबको फील हो रही थी। इसी दौरान वालिन के बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में ठंडा टोड़ के ऊपर में लेटा हुआ हम लोग का मॉस्किटो बीस्ट को कुछ अलग टाइप की ही ऑरा यहाँ पर महसूस होती है, जिसे वो शायद से जानता था, जिस वजह से उसने सर उठाकर देखा लेकिन फिर वो पहचान नहीं पाता, जिस वजह से वो वापस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जब ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे तब हम लोग को दूसरा सीन दिखाया था जहाँ पर दो कल्टीवेटर्स थे, एक लड़का था एक लड़की थी एंड इन दोनों को देख के मानो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। लौंडे ने ग्रीन कलर का रोब पहना हुआ था जिसके ऊपर में एजूर कलर के कई सारे एम्ब्रॉयडरी वगैरह किए हुए थे एंड वो एकदम अपराइट पोजीशन में जैसे राजा महाराजा खड़ा रहता है उस तरीके से खड़ा था और उसके बाल हल्के से लहरा रहे थे। उसे देख के कोई भी कहेगा कि ये सेलेस्टियल कल्टीवेटर है। इसके साथ ही उसके बगल में जो महिला खड़ी थी उसने वहाँ पे लैवेंडर कलर का कपड़ा पहना हुआ था एंड वो भी सेम अपराइट पोजीशन में, मतलब कभी कभी करके उस लड़की की तरफ में देखती है एंड वो भी सेलेस्टियल फीलिंग दे रही
थी। ये लोग वहाँ पे क्लाउड के ऊपर में ट्रैवल कर रहे थे एंड क्लाउड के ऊपर में ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी एक स्पेल होती है जिसकी पावर्स भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी नहीं होता। ये बस पुराने टाइम पर सेलेस्टियल कल्टिवेटर्स मॉडल्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये लोग जिस क्लाउड के ऊपर में ट्रैवल कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं है, बल्कि एक्चुअली में नाइन्थ हेवन क्लाउड है, जिसे रिफाइन कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इनफैक्ट सेलेस्टियल ड्रीम के कल्टिवेटर्स तक के पास में भी इन चीज़ को नज़र आ पाना बहुत ज़्यादा ही रेयर होता था। इसी दौरान हम लोगों को पता चलता है कि इसे तो कोई और देख के यहाँ पे पहचान नहीं सकता, लेकिन वो ओल्ड मॉन्स्टर्स यानी कि हम लोग के लिंक्यान हो, ऑल सीर जैसे पावरफुल कल्टिवेटर्स इसे एक ही नज़र में पहचान लेते। और ये कोई और नहीं था बल्कि द सेलेस्टियल क्लाउड कल्टिवेशन कपल था। डिमोन स्पिरिट लैंड के ऊपर में ये उन लोगों के साथ में आए थे, लेकिन ये वापस कभी गए नहीं। इनका नाम है वांग वी हु जुआन। इसकी कल्टीवेशन को हम लोग ऑलमोस्ट ऑल सीर के बराबर मान सकते हैं, यहाँ तक कि ऑल सीर भी इनसे पंगे नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि ये दोनों कल्टीवेशन जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। इनकी कोई ओरिजिन नहीं पता, ये कितने साल से कल्टीवेट कर रहे हैं ये भी नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी मान्यता है कि ये ऑल सीर से भी पुराने हैं। हालांकि ये लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर लड़ने पर आ गए तो इन्हें हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंक्लूडिंग अगर ये दोनों इकट्ठा एक साथ में लड़ते हैं, मतलब एक टीम बन के, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन्हें हरा पाना। इसी दौरान जब ये उड़ के वहाँ से जाते हैं तब हम लोग के स्काई डीमन सिटी के हम लोग के एंशिएंट डीमन बीलू भी इसकी पावर्स को महसूस कर पाता है और वो सोचता है ये दोनों फिर से आ गए, मतलब मुझे जल्द से जल्दी यहाँ पे सभी के सभी एंशिएंट डीमंस को डिवोर करने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है थोड़ी सी ड्यूरेशन कम है, लेकिन मैं फिलहाल किसी काम में व्यस्त हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस जल्द ही मैं लेके आऊँगा। सो थोड़ी दिन के लिए वेट कर लो एंड मे बी कि कुछ दिनों बाद मैं वापस से ट्रैक पर भी आ जाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।